हेलो। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जीके का जो हम लोग सीरीज लेके चल रहे थे। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि जो पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद हम लोग आज पॉलिटी वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे कि पॉलिटी में सवाल कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं और कैसे सवाल होते हैं। पहले सीरीज में हमने देख लिया था कि ज्योग्राफी के जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको हम लोगों ने भापा देखा, और आज हम लोग पॉलिटी वाले पार्ट को देखेंगे और उससे हमें अंदाजा लग जाएगा कि पॉलिटी के किस सेक्शंस को हमें डिस्कस करना है और किस सेक्शन को हमें पढ़ना है कि जहां से एग्जाम में सवाल हमारे पूछे जाए और हम अच्छे नंबर हासिल कर पाए। तो चलिए एक एक करके सवाल को देखते हैं और उससे जुड़े कुछ और भी सवाल बनते हैं तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे यहीं पे। पहला सवाल है, देखिए सवाल देखिएगा, सवाल को पढ़ा जाता है पहले फिर समझा जाता है, उससे रिलेटेड क्या क्या सवाल बन सकती है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक, पहला सवाल है, विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल एबलिश सती प्रथा। ठीक, सवाल ये कह रहा है कि कौन से गवर्नर जनरल जो थे ब्रिटिश के, ये कॉलोनियल पीरियड की बात चल रही है, तो जिन्होंने सती प्रथा को बंद किया था। ये सती प्रथा है कौन, क्या आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th-10th के जो हिस्ट्री में सोशल रिफॉर्म्स का चैप्टर है 8th क्लास के हिस्ट्री में, उसी में ये पढ़ाया जाता है। सती प्रथा एक चीज होती है, पहले जो प्रैक्टिस किया जाता था, जैसे कि किसी औरत है, उसके हस्बैंड जो है, जिस दिन उनकी मौत हो रही है, जिस दिन उनकी डेथ हो रही है, उसकी औरत को भी उन्हीं के साथ उन्हीं की अस्थियों में ये जला दिया जाता था। तो ये हिंदूज में फॉलो किया जाता था, उनकी जो ट्रेडिशन थी। इस चीज को लोगों ने गलत माना। बहुत सारे जो सोशल रिफॉर्मर हैं जैसे राजा राम मोहन राय, इन लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। तो बहुत लोग उस समय तो भड़के कि हमारे कल्चर में ये अंग्रेज लोग, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये क्यों घुस रहे हैं। पर देखा गया कि ये चीज बहुत गलत है और इसको हटाया। और इसको किस गवर्नर ने हटाया था? 4 ऑप्शन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड वेल्सली और डलहौजी। तो सही आंसर क्या होगा आप लोग एक बार देखिएगा। ठीक, सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। ठीक, ये हो गया। कब किया था? इन्होंने किया था आपका 1819 ईस्वी में। इस ईयर में इन्होंने इस चीज को क्या करा? एबोलिश किया। तो पहला सवाल आपका यहीं पे खत्म होता है। ठीक, दूसरे सवाल पर हम लोग बढ़ेंगे। Who among the following has the right to speak in the House of Parliament? देखो, सबसे पहले आप क्या समझते हो कि पार्लियामेंट होता क्या है? बोल रहा है कि कौन ऐसे इसमें से लोग हैं जिनको पार्लियामेंट में बोलने का मौका दिया जाता है। जब भी हम पार्लियामेंट बोलते हैं तो आपके दिमाग में 3 चीजें आती होंगी। पहला लोकसभा, ठीक है भैया। दूसरा दूसरा राज्यसभा, ठीक है भैया, ये भी हो गया, ये लोग तो बोलेंगे बोलेंगे। और तीसरा आपके प्रेसिडेंट साहब होते हैं। इनके अलावा इनमें से कौन बोलेंगे? इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक, इनका काम तो सुप्रीम कोर्ट में। अटॉर्नी जनरल, ये कौन होता है जी? इलेक्शन कमिश्नर। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है वो। इन चारों में से ऑप्शन क्या होगा? तो पहला जो सीजीआई है, सीजीआई का काम क्या होता है? सीजीआई जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो हेड होते हैं वो होते हैं। दूसरा है चीफ इलेक्शन कमीशन, इंडिपेंडेंट बॉडी, ये भी है। ये क्या करता है? इलेक्शन जितनी भी होती है इंडिया में, जो आपके एमएलए की होती है, प्रेसिडेंट की होती है, लोकसभा की होती है, ये सारे इलेक्शन कराने का काम किसका होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है। और गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनका काम क्या होता है? इंडिया में जितनी भी करेंसी से रिलेटेड होती है, रेपो रेट वगैरह ये सेट करते हैं। जितनी भी फाइनेंशियल चीजें होती है वो देखते हैं गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर बचे अटॉर्नी जनरल, ये कौन होता है? अटॉर्नी जनरल जो होता है ना, वो, इसको आप सिंपल बोल सकते हैं एडवोकेट ऑफ स्टेट होता है। जो हमारी सरकार है ना, सरकार का वकील होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एडवोकेट ऑफ अटॉर्नी जनरल। तो इसी को बोलने का मौका दिया जाता है, ठीक ना। यही बोल सकते हैं पार्लियामेंट में। अटॉर्नी जनरल जो होता है वो पार्लियामेंट में बोल सकता है पर वोट नहीं देगा। जब कभी भी किसी भी चीज की चुनाव होगी या कोई भी लॉ बनाया जाएगा, उसमें इसको वोटिंग राइट नहीं है। इसको सिर्फ बोलने का मौका दिया जा सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, इसमें बैठ के सुन सकता है पार्लियामेंट में। कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, अटॉर्नी जनरल कौन होता है? जो सरकार का वकील होता है। ठीक, इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गई होंगी। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 में मेंशन है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 76 डिफाइन करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग में, पार्लियामेंट में बहस भी कर सकते हैं, बोल सकते हैं। बहस क्या, बोलने का मौका इनको मिल सकता है। वोटिंग राइट बिल्कुल नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं।
तीसरा सवाल देखिएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज आर मेंशन इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, ये समझने की जरूरत है। बोल रहा है कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इंडिया के किस शेड्यूल में मेंशन है। जब ये चीज आ गई तो सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनल जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब थे कितने, 8 शेड्यूल। ठीक, और अभी कितने हैं, प्रेजेंट में कितने हैं, प्रेजेंट में है 12 शेड्यूल। ठीक, इतना चीज क्लियर है ना भाई। अब मान लो ये शेड्यूल पूछ लिया, आर्टिकल पूछ ले, तो आर्टिकल्स ओरिजिनल कितने थे, 395, और अभी भी कितने हैं, 395। पार्ट कितने हैं, कितने पार्ट में बांटा गया है कॉन्स्टिट्यूशन को, पहले थे 22, अब है 25। ठीक, ये 3 चीज याद रखनी है। पर हमारा सवाल यहाँ पे क्या है कि लैंग्वेज जो है, टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज कितने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है अभी, 22 लैंग्वेज है। ये किस शेड्यूल में मेंशन है, तो ये आपका शेड्यूल 8 है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। इतना चीज क्लियर है, एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। और मैं आपको बता देता हूं कि आपका कौन सा फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, 6 शेड्यूल में क्या है, 9 शेड्यूल में क्या है, उसको भी थोड़ा बहुत हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट शेड्यूल में जो आपका है ना, इसमें स्टेट और यूटीज वगैरह डिफाइन होते हैं, इनके नाम वगैरह डिफाइन होते हैं। ठीक, और जो आपका 6 शेड्यूल है, ये ट्राइबल एरिया का जो होता है ना, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा उसके लिए बात करता है। ठीक, और 9 शेड्यूल जो होता है ये बात करता है कि एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम और लैंड लॉ से रिलेटेड कुछ रेगुलेशन और लॉज होती हैं, उनसे रिलेटेड ये बात करता है। ठीक, समझ में आ गया होगा, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। चौथा सवाल हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं इसमें। ठीक, चौथा सवाल कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन होती है उसमें से इनमें से कौन से लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ये चीज तो इस चीज का इल्म हम सबको है, पर इसमें सवाल ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन से लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पहला है लोकसभा, बिल्कुल करेगा भाई, राज्यसभा बिल्कुल करेगा। ठीक, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट बिल्कुल करेगा। फिर बोल रहा है एंग्लो इंडियन मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। अब क्या है कि ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब तो ये सीट भी हटा दी गई है, पहले 2 सीटें रिजर्व रहती थी किसमें, लोकसभा में, एंग्लो इंडियन के लिए। अब वो सीट खत्म कर दी गई है क्योंकि इनकी जनसंख्या हिंदुस्तान में ना के बराबर अब बची हुई है, तो ऑप्शन डी होगा। अब तो ये है भी नहीं। ठीक, आपको बस याद रखना है ये तीनों की वोट काउंट होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 5वां सवाल क्या कहता है, इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूज्ड। अब बोल रहा है कि इनमें से कौन से एक्सप्रेशन का यूज किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान के प्रीएम्बल में। जो प्रीएम्बल होता है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, पहला पन्ना जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें इसमें से कौन से वर्ड का इस्तेमाल किया गया, कौन से एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया गया। तो हम सबको पता है, हम भारत के लोग। ठीक, जिसमें क्या है, ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यूनाइटेड पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ आवर इंडिया। तो हम लोग सब जानते हैं पहला लाइन प्रीएम्बल का क्या बोलता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व। अब उसके बाद जो 5 आपके एक्सप्रेशन है, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोवरेन, सेकुलर, वो सारी चीजों की जिक्र होती है प्रीएम्बल में। तो आपको याद रखना, ये बहुत सिंपल सवाल है, आप लोग कर दोगे। जो भी एनसीईआरटी का पन्ना थोड़ा भी 1-2 खोलता है वो समझ जाएगा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हमेशा बोला गया है। ठीक, हम भारत के लोग। बहुत सिंपल सा सवाल था। अब 6वां सवाल क्या कहता है, देखो, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू एस्टैब्लिश कैशलेस सिस्टम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन। अब बोल रहा है कि जो राशन वगैरह बढ़ता है ना, पीडीएस सिस्टम, ठीक, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो राशन वगैरह बढ़ते हैं, डीलर वगैरह जो बांटते हैं, बोल रहा है कि कौन से स्टेट में सबसे पहले बार कैशलेस बनाया गया था। ठीक, तो किसमें सबसे पहले आया था, आपका गुजरात में। गुजरात में सबसे पहले इसको इंप्लीमेंट किया गया था। ठीक है, यहां तक चीजें सही जा रही हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 7वां सवाल कहता है, ये एक करंट अफेयर का सवाल है, ई
ई अहमद हु पास्ड अवे रिसेंटली, 2017 का सवाल है, वाज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी फ्रॉम विच लोकसभा। तो आपको हमेशा अपडेट रहना है पॉलिटिक्स से रिलेटेड, जब भी सवाल पूछेगा तो जो बहुत फेमस एमपी होते हैं उनकी डेथ होती है अभी फिलहाल में, तो उसको आप लोग याद रखिएगा। तो ई अहमद की बात हो रही है, ये IUML का मेंबर थे और ये किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से थे, मल्लापुरम कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये एमपी थे, मेंबर ऑफ लोकसभा थे, ठीक। ई मोहम्मद। तो अभी के फिलहाल के जो होंगे करंट अफेयर का सवाल है, करंट अफेयर जो आज की दिनचर्या में हो रही है उसका ध्यान हम लोग रख के देखेंगे। जब हम लोग करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे तो हम लोग इस चीजों को जिक्र कर लेंगे इसका। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, Who among the following was frontier of गांधी। ये तो बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है कि गांधी के फ्रंटियर कौन थे। तो इसमें कौन है, अब्दुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली, शौकत अली। तो आप याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को गांधी का फ्रंटियर कहा गया। ये रट लेने वाली, दिमाग में बैठा लेने वाली सवाल है, इसको हमेशा आप लोग याद रखिएगा, ठीक। इसमें कुछ ज्यादा समझाने की कोई बात है नहीं। अब देखो क्या कह रहा है, नोट्स on which denomination has the portrait of महात्मा गांधी printed on them। बोल रहा है कि कौन से नोट पे गांधी जी की तस्वीर होती है, 2000 के रुपये पे, 100 रुपये पे, 500 रुपये पे, ऑल ऑफ दिस। तो ये तो भैया ऑल ऑफ दिस है, गांधी जी की तस्वीर जो होती है सब पे है। ये तो कोई सवाल है, तो ये बस सवाल को पूछने वाली थी, सिंपल सा सवाल है। फिर बोलते हो जीके बहुत टफ आता है, ऐसा कुछ ना आता है, जीके बस दिमाग से खेला जाता है। ये कब पूछा गया, 2016 में। 2016 में किस लिए पूछा गया, क्योंकि उस टाइम नोटबंदी हुई थी, ठीक ना। नोटबंदी कब हुई थी, 8 नवंबर को। दसवां सवाल क्या कहता है, बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल टफ है। द फर्स्ट वीमेन फिल्म स्टार नॉमिनेटेड टू राज्यसभा वाज। अब देखो सबसे पहले राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस भी कहते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके पॉलिटी तो उसमें देखेंगे अपर हाउस इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है, लोकसभा जैसे आपको कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाके वोट नहीं मांगना पड़ता है, पार्टी जो होती है खुद चुन के लाती है अपने एमएलए के हिसाब से, जो प्रोपोर्शन में उनके एमएलए होते हैं जिस स्टेट में उस हिसाब से चुनते हैं। और 12 एमपी जो होते हैं राज्यसभा के उसको नॉमिनेट किया जाता है। कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। तो किस साइड से नॉमिनेट करता है, अब किसी को उठा के, हमको उठा के, आपको उठा के थोड़ी नॉमिनेट कर देंगे भैया। जो थोड़ा उस लायक का होगा, फिल्म इंडस्ट्री से होगा, लिटरेचर से होगा, ये विभिन्न प्रकार के किसी भी पार्ट्स में वो काम करके रखते हैं, तो उनको इसमें चुना जाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर को चुना गया था, पीटी उषा जी को चुना गया है एक टाइम में, आपके अभी जावेद अख्तर थे उसमें एमपी, उस टाइप से इनको चुना जाता है। तो इसमें बोल रहा है किस एक्ट्रेस को चुना गया था सबसे पहले। देखो इसमें क्या क्या है, नरगिस दत्त, मधुबाला, मीना कुमारी, शबाना आजमी। तो मीना कुमारी और मधुबाला को तो कभी चुना ही नहीं गया, चुना गया नरगिस दत्त को और शबाना आजमी को। तो सबसे पहले किसको चुना गया, तो सबसे पहले नरगिस दत्त को चुना गया था, ठीक। ये आपका सवाल है, सवाल क्लियर हो गया है। और कब चुना गया था, अगर ये सवाल पूछ ले कि कब चुना गया था, तो इनको चुना गया था 1980 में, ठीक। आगे बढ़ते हैं अब। देखो भैया क्या कह रहा है, ये बहुत कठिन तो नहीं बोलेंगे, है आसान पर है कठिन, ठीक। बोल रहा है Who was the president of our country immediately before APJ अब्दुल कलाम। बोल रहा है कि एपीजे अब्दुल कलाम से पहले प्रेसिडेंट कौन थे। अब तुम्हारे तो याद नहीं होगा उस टाइम, हमारे टाइम में थोड़ी हुआ है कि हमें याद रहेगा, इतने सारे प्रेसिडेंट की लिस्ट है, हम लोग कैसे याद करेंगे। तो हमें देखना है कौन सा होगा। अभी की कौन है, द्रौपदी मुर्मू। ये सवाल 2015 का है, तो उससे पहले पूछ रहा है। तो अभी के द्रौपदी मुर्मू इनसे पहले पूछ लेगा, तो आपको रामनाथ कोविंद जी का नाम याद रखना है, ठीक। उनसे पहले कौन था जी, उनसे पहले कौन था जो यहां पे आए थे, प्रणब मुखर्जी जी। उससे पहले श्रीमती प्रतिभा पाटिल, उससे पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उससे पहले की बात कर रहे हैं तो उससे पहले KR नारायण थे। ये सीरीज याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल,
उसके बाद एपी, एक सेकंड रुक जाइएगा, इसके बाद है एपीजे अब्दुल कलाम, उससे पहले है के आर नारायण। ठीक, एक सीरीज बनी हुई है, एक सीक्वेंस में। हम आपको थोड़ा सा नाम भी बता देते हैं, आप लोग लिखते चले जाइएगा। सबसे पहले आते हैं राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। दूसरा है आपका सर्वपल्ली राधाकृष्ण, इसके बाद है जाकिर हुसैन, इसके बाद है आपके वीवी गिरी, इसके बाद है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये थोड़े से समय के लिए बने थे, ये चीफ जस्टिस भी थे। उसके बाद फिर से बनते हैं वीवी गिरी, उसके बाद आते हैं फखरुद्दीन अहमद अली। एक बार मैं इसको मिटा ही दूं, आप लोग ये भी मुस्लिम प्रेसिडेंट का नाम याद रख लीजिएगा, क्योंकि दोनों के दोनों एमयू से पढ़े हुए हैं, एमयू से जुड़े हुए लोग हैं। उसके बाद आते हैं बीडी जट्टी, उसके बाद आते हैं नीलम संजय रेड्डी। देखिए ऑप्शन में है इनका नाम, रेड्डी नहीं, उनका नाम नहीं है। ज्ञानी जेल सिंह, ये पहले पंजाब के सीएम थे। रामास्वामी वेंकटरामन, रामास्वामी, ये रहा ऑप्शन डी जो है आपका, ऑप्शन डी वाला इसमें ऑप्शन आ गया। ठीक, उसके बाद शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा ये रहा आपका। इसके बाद आ गए एस डी शर्मा, उसके बाद आपके आ जाएंगे के आर नारायण, के आर नारायण के बाद आपके आ जाएंगे एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक, उसके बाद आपके आ जाएंगे श्रीमती प्रतिभा पाटिल, उसके बाद आपके आ जाएंगे कौन, प्रणब मुखर्जी, उसके बाद रामनाथ कोविंद, और उसके बाद अभी की जो है प्रेजेंट में द्रौपदी मुर्मू। तो ये आपकी पूरी सीरीज है, आपको पूरा सीरीज आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़े, अब देखो ये सवाल से बहुत लोग परेशान रहते हैं कि रिजर्वेशन कैसे आई, तो बोल रहे हैं कि मंडल कमीशन रिकमेंडेड जॉब रिजर्वेशन फॉर द ओबीसी। ओबीसी के लिए जो जॉब का रिजर्वेशन है वो मंडल कमीशन ने कितना लाया था, कितनी जॉब रिजर्वेशन मिली, तो उनको 27% मिला है। ओबीसी को गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में जॉब की रिजर्वेशन कितनी है, 27% है। तो ये बहुत ज्यादा विवादित पोर्शन भी है, और जिनको मिला है उनके लिए बेहतर भी है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पिछड़े थे, वो कभी बराबरी नहीं कर पाते, इसलिए उनको ये रिजर्वेशन दी गई है। अब देखो क्या बोल रहा है, ये बहुत छोटा सा सवाल है। बोल रहा है कि द टेन्योर ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट, स्टेट के गवर्नर का कितना टेन्योर रहेगा। तो इंडिया में लगभग जितने भी लोगों को अपॉइंट किया जाता है वो कितने साल के लिए किया जाता है, 5 साल के लिए किया जाता है। ठीक, ये रहा आपका अंतिम सवाल। इफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज टू रिजाइन, ही हैज टू एड्रेस हिज रेजिग्नेशन लेटर टू द, बोल रहा है कि अगर इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उनको रेजिग्नेशन देना होगा तो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे। ऑप्शन क्या क्या है आपके, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक, इसमें देखिए जब वो रेजिग्नेशन देंगे तो किसको देंगे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पर जब ओथ लेते हैं तो ओथ उनको कौन दिलवाता है, उनको ओथ दिलवाता है कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक, तो ये सवाल था कि रेजिग्नेशन किसको देंगे। अगले बार हो सकता है सवाल आपका बदल के आ जाए कि ये जब ओथ लेते हैं तो इनको कौन दिलाता है, क्योंकि जितने भी सारे लोग हैं उन सबको तो कौन ओथ दिलवाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पर प्रेसिडेंट को कौन दिलवाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक, ये याद रखिएगा। अब देखो एक और सवाल है, हु इज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब ये कब की सवाल है, 2015 का सवाल है। 2015 में कौन था, अब हमें क्या लेना देना है, पर अभी कौन है उसमें हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो करेंट चीफ
करंट की हम लोग बात करेंगे, उस टाइम से हमें क्या ही लेना देना है। वी अनंत नागेश्वरम, ये अभी के करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, किसके? प्रधानमंत्री मोदी के। ये 2015 का सवाल है। उस टाइम से हमें अभी के से कोई लेना देना नहीं है, हमें जो अभी है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर उनसे लेना देना है। यहाँ पे आपका खत्म होता है पॉलिटी का सेक्शन, और इसी के साथ हम लोग अगले सीरीज में मिलेंगे। अगले सीरीज में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, अवार्ड एंड ऑनर हो सकता है या हिस्ट्री का पार्ट हो सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।